नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का, और प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे आज बात करेंगे उनमें मुख्य है सियासत की। वो सियासत जो हरियाणा की है, वो सियासत जो छत्तीसगढ़ की है, वो सियासत जो देश की है। इसके बाद चर्चा करेंगे उमस भरी गर्मी की जो मानसून के बाद वापस करने वाली है, और प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे चांद चंद्रयान की भी, जो आज संभवतः चांद पर पहुंचेगा। तो प्राइम टाइम में आगे बढ़े उससे पहले एक नज़र उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सतनामी संप्रदाय के गुरु बालदास और उनके बेटे खुशवंत दास 2013 में की थी भाजपा के लिए कैंपेनिंग, लेकिन 2018 में थाम लिया था कांग्रेस का हाथ। छत्तीसगढ़ में जारी है ईडी की छापेमारी। बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी हुई तो बघेल ने तंजिया लहजे में इस कार्रवाई को बताया बर्थडे गिफ्ट और कहा, मोदी जी और शाह जी थैंक यू। एनएसए और सीडीएस की तर्ज पर तैयार हो रहा है सीआईओ का पद। ईडी सीबीआई के बॉस के तौर पर काम करेगा। पद की तैनाती पर विचार कर रही है सरकार। मिजोरम में बह गया निर्माणाधीन रेल ब्रिज, 17 की मौत, कई के मलबे में दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। लगातार हो रही बारिश से बिलख रहे हैं पहाड़। हिमाचल में बढ़ रही है अनहोनी की आहट। भूस्खलन के चलते एनएच समेत 500 सड़कें बंद। बिजली का संकट गहराया हुआ है। और एक खबर ये कि गदर 2 की सफलता ने सनी देओल के जो सांसद हैं उनके बोल बदल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीति छोड़कर सिर्फ अब फिल्मों पर काम करेंगे। जीवित और पूरी तरह स्वस्थ है जिम्बाब्वे के क्रिकेटर 49 साल के हीथ स्ट्रीक। सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी उनकी मौत की खबर। हेनरी ओलांगा ने ट्वीट करके बताया कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और एक खबर हरियाणा के नारनौल से, जहां नेताजी के बॉडीगार्ड की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। एक व्यापारी के साथ घर में घुसकर नेताजी के बॉडीगार्ड ने मारपीट की। और एक खबर सोनीपत से, जहां इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ने 2 युवकों को गोली मार दी। एक की मौत हो गई, दूसरा अस्पताल में भर्ती है। तो चलिए अब जिक्र करते हैं उन खबरों का जो आज हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा बनी है। तो सबसे पहले जिक्र राजनीतिक खबरों की, क्योंकि राजनीति का स्तर सबसे ऊंचा है। राजनीति का स्तर कब नीचे हो जाए ये भी पता नहीं लगता। तो बात करते हैं राजनीति से ही। छत्तीसगढ़ में ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसे आप पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे और कुछ लोग देख भी रहे होंगे। लेकिन इस कार्रवाई के बीच अहम वो बयान है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को थैंक यू बोला है। अब वो थैंक यू क्यों बोला है उस पर ज़रा विस्तार से बात करते हैं। दरअसल कथित शराब और कोयला परिवहन घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और छापेमारी लगातार जारी है। दर्जन भर से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बुधवार को भी ईडी की टीम ने रायपुर और भिलाई में छापेमारी की। ये छापेमारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले और उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, ओएसडी मनीष बंछोर और ओएसडी आशीष वर्मा के घर पर की गई। ईडी की टीम उनके एक करीबी विजय भाटिया के घर भी पहुंची। हालांकि ये छापेमारी किस मामले को लेकर हुई ये तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे मोदी और शाह की तरफ से अपना बर्थडे गिफ्ट बताते हुए तंजिया लहजे में देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को थैंक यू बोला है। क्योंकि आज 23 अगस्त है और आज मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं उनका जन्मदिन है। इस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी और पॉलिटिकल एडवाइज़र के यहाँ ईडी की रेड से हड़कंप मचा हुआ है। तो मुख्यमंत्री का तंज कसना भी लाजिम भी है और वाजिब भी है। और क्योंकि राजनीति है, राजनीति में जन्मदिन का अगर ये तोहफा मिले तो शुक्रिया तो कहना ही चाहिए। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्रवाई के बाद भी शाह को शुक्रिया कहते हुए लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, आपने मेरे जन्मदिन पर मेरे राजनीतिक सलाहकार और ओएसडी सहित कई करीबियों के यहाँ जो ईडी को भेजकर अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अब ये कार्रवाई और फिर उस पर ऐसा बयान तो एक बार फिर उन तमाम आरोपों को हवा दे रहा है, या ये कहें कि ईडी की हर बार होती कार्रवाई के दौरान ऐसी बातों को हवा मिलती है कि जैसे ईडी और सीबीआई सरकार के इशारों पर काम करती है, सत्ता एजेंसियों की शक्ति का दुरुपयोग करती है। और एक बार फिर बघेल के बयान ने ईडी की कार्रवाई को लेकर मोदी और शाह पर सीधे उंगली उठाई है। वैसे कई एक बात और भी जाती है कि जो भी दागी नेता ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से बचना चाहता है तो भाजपा में शामिल हो जाता है और दाग धुल जाते हैं। तो इसी कड़ी में और भी कई नाम हैं
जो विपक्षी पार्टियों से निकलकर भाजपा के खेमे में शामिल हुए हैं। 2 और नए नाम छत्तीसगढ़ से आए हैं। नेता तो नहीं है, लेकिन नेताओं की सफलता में इनका हाथ बहुत बड़ा माना जाता है। सतनामी संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु बालासाहब दास और उनके बेटे खुशवंत दास। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और चुनाव से ठीक 3 महीने पहले ये आध्यात्मिक गुरु और उनके बेटे का कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाना बड़ी बात माना जा रहा है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि सतनामी संप्रदाय को राजनीतिक दलों के लिए मेन वोट बैंक माना जाता है, यानी कि वहाँ का प्रमुख वोट बैंक है। और फिर आध्यात्मिक गुरु बालदास साहब सतनामी समाज के लिए एक बड़ा चेहरा है। छत्तीसगढ़ में इन्हें इलेक्शन गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जाता रहा है। 2013 में इन्होंने, यानी कि महाराज जी ने बीजेपी के लिए कैंपेनिंग की थी और 2018 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और 2018 में कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस को ऐसी मजबूती दी थी कि 2000 जो चुनाव हुआ था उसके अंदर बीजेपी की हवा खराब हो गई थी। ऐसे में जाहिर तौर पर उनका कांग्रेस से किनारा कर भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका ही माना जा रहा है। आपको बता दूं कि गुरु बालदास ने अपने बेटे खुशवंत के अलावा बेटे सौरभ और बेटी की भी भाजपा में एंट्री कराई है। और जैसी इनकी प्रदेश में जो प्रभाव है, इनकी जो पहुंच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस राजनीतिक दल को इनका साथ मिल जाता है उस राजनीतिक दल की कुछ जीत की उम्मीद बढ़ जाती है। प्रदेश की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सतनामी समाज का प्रभाव है, इनका दबदबा है। और बालदास इस संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु के रूप में मजबूत पहचान रखते हैं। तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एंगल से गुरु बालदास की बीजेपी में एंट्री काफ़ी अहम रोल प्ले करेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद बालदास का कहना है कि वो अपने समुदाय के उत्थान के लिए 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी ने उनकी अपेक्षा की और अपमान किया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सतनामी संप्रदाय के विकास की बात नहीं करते, अब राज्य में भाजपा की सरकार बनाने पर हमारी भूमिका होगी। ऐसा कहकर गुरु बालदास की भाजपा में एंट्री हो गई है। ये कांग्रेस के लिए कितनी कसक भरी साबित होगी, कितनी भारी पड़ेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो गुरु जी हैं, जो ये बालदास जी हैं, जब 2013 में भाजपा में थे ये कहते हैं, और उस समय यानी कि बात नहीं बनी होगी, 2013 में भाजपा के लिए प्रचार किया था, उनकी सरकार बनवाई थी और 2013 के बाद में 5 साल बाद 2018 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब और कहीं बात नहीं बनी तो ये लौट के वापस फिर एक बार भाजपा ही हो गए। इसके पीछे आखिर वाकई सतनामी समाज की बात है या कुछ अंदर की बातें कुछ और हों, ये राजनीति है। और राजनीति के अंदर आजकल जो धर्म नीति बीच में आ जाती है, ये राजनीति को कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार की दिशा दे देती है। और अब बात करते हैं उस ब्रजमंडल यात्रा की जो हरियाणा के नूह मेवात से 31 जुलाई को निकली थी। शुरू तो शांतिपूर्ण ढंग से हुई थी, लेकिन पूरी नहीं हो सकी थी। उपद्रवियों और दंगाइयों के चलते न सिर्फ यात्रा अधूरी रही बल्कि माहौल भी तनावपूर्ण हो गया था। अभी तक स्थिति सामान्य होने के बाद भी संवेदनशील बनी हुई है। हालांकि जो नूह के ज़िले के अधिकारी हैं, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, उनकी सूझबूझ कहें, उनका अच्छा तरीका कहें, उनका काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो स्टाइल है, उससे नूह के अंदर एक बार पूरी से शांति तो बन गई है। हालांकि वहाँ थोड़ा सा कहते हैं कि तूफान से पहले वाली शांति है या शांति के अंदर सन्नाटा है। तो खबरें ये आ रही थी कि अधूरी ब्रजमंडल यात्रा 28 अगस्त को पूरी हो सकती है, 28 अगस्त को फिर की जा सकती है। इसे लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी, जो खासकर शांति को पसंद करते हैं, अमन पसंद करते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चिंता थी कि ये यात्रा फिर होगी तो क्या होगा। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस पर रोक लगा दी है। दरअसल नूह में 31 जुलाई की घटना के बाद से ब्रजमंडल यात्रा अधूरी थी। नूह में हालात तो बहुत बदतर नहीं हुए, लेकिन अधूरी पड़ी यात्रा को 28 अगस्त को फिर से निकाले जाने की मांग हुई। हालांकि खबरों की माने तो फिलहाल इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बता दें कि 13 अगस्त को सर्वजातीय हिंदू महापंचायत हुई थी पलवल जिले के पौंडरी गांव में, और इस महापंचायत के अंदर अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की गई थी। लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर कोई भी फैसला अगले 10 दिन के लिए टाल दिया गया है। इसे आप रोक भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत ने 28 अगस्त को यात्रा निकालने की जो बात कही थी, उस पर प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था। इसका कारण क्या हो सकता है? और तो कई कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण ये है कि नूह की जो शांति व्यवस्था थी उसको बिल्कुल सामान्य किया जाना जरूरी है, जिस पर पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है। और दूसरा कारण हो सकता है कि जी शिखर सम्मेलन जो नूह के तावड़ू में 3 सितंबर को जो ITC ग्रैंड भारत का होटल है,
उसमें होने जा रहा है, वो भी इसका प्रमुख कारण हो सकता है। इस G20 शिखर सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जाहिर तौर पर प्रशासन और सरकार इसे लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। तो हो सकता है कि इस कारण के मद्देनज़र और शांति व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से जो ब्रजमंडल यात्रा निकालने की बात थी वो टाल दी जाए या टाली जा रही है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद अब भी कह रहा है कि यात्रा सावन के आखिरी सोमवार 28 अगस्त को ही निकाली जाएगी, लेकिन फिलहाल जो प्रशासन और शासन ने इसकी परमिशन नहीं दी है और संभवतः अब ये यात्रा नहीं निकाली जाएगी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शांति और अमन पसंद लोग हैं उन्होंने ज़रूर राहत की सांस ली है कि कम से कम जो माहौल ख़राब हुआ था वो बिल्कुल पटरी पर वापस लौट आएगा। तो अब खबर मानसून की। कुछ समय रुक रुक कर मानसून फिर से लौट आया है। न सिर्फ दिल्ली NCR में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और कहीं भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश की और संभावना है। राजस्थान के कई जिलों में भी बीते दिनों भारी और अति भारी बारिश दर्ज की गई है। जहां उमस और भरी गर्मी में लोग त्रस्त हैं, वहीं बारिश की फुहारें सावन में सुकून का एहसास कराती हैं। लेकिन पहाड़ की अपनी पीड़ा है। बरसात के रूप में आसमान से गिरती इसी आफत ने पहाड़ों में त्राहिमाम कर रखा है। हिमाचल में स्थिति इतनी खराब है कि हर पल किसी अनहोनी की आहट सुनाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विनाश का आधार हम इंसानों ने खुद जो तथाकथित हमारे विकास की राह है उस पर चलकर किया है। पहाड़ों में अंधाधुंध पड़े कंस्ट्रक्शन ने मानो उनकी बुनियाद को ऐसा बौना किया है कि अब जब तब वो दरक पड़ते हैं। बारिश की बूंदें मानो उन्हें फिसलने को मजबूर कर रही हैं और पहाड़ अपनी नींव छोड़कर विनाश को आमदा हैं। काश कि हम प्रकृति की पीड़ा को समझें और विनाश रूपी विकास से बचें, तो पहाड़ भी खुश रहेंगे, प्रकृति भी खुश रहेगी और जब सब खुश होंगे तो हम भी खुश रहेंगे। इस खुशी के साथ में, इस खुशी की उम्मीद के साथ में आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, कुछ उन बातों के साथ जो आपसे रखते हैं सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।